हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम लेक्चर नंबर 5 में जो चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसमें टॉपिक हम कवर करेंगे अर्ली इनिशिएटिव्स, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दिया गया था, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान दिया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये अर्ली इनिशिएटिव किस चीज़ का इनिशिएटिव? ये है हमारे भारत में जो हमने प्लानिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट किया था। अब सिंपल सी बात है, देश आज़ाद हो गया था तो अब हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत थी ताकि देश में जो समस्याएं थी उनको डील किया जा सके। तो उन समस्याओं को डील करने के लिए शुरुआत में जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे, इनिशिएटिव्स मतलब शुरुआत में जो हमने कदम उठाए थे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, देश में जो उस समय प्रॉब्लम्स थी उनको हटाने के लिए जो मतलब हमने स्टार्टिंग में स्टेप्स लिए थे उनको हम बोलते हैं अर्ली इनिशिएटिव्स। अब स्टेप्स किसने लिए थे? ये लिए थे हमारे प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन आपको मैं बता चुका हूँ 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बना था, जिसका काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर्स अगर आपके लिंक्ड हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो पहला अर्ली इनिशिएटिव क्या लिया गया था? पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया था 1951 से 1956 के बीच में हमारा पहला 5 ईयर प्लान था। फिर दूसरा 5 ईयर प्लान था, उसमें हमने फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यहाँ पर वर्ड लगा दिया रैपिड, मतलब बहुत तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे था? सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान 1956 से 1961 के दौरान जो हमारा ज़्यादा फोकस था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। और पहला जो प्लान था इसमें हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया था एग्रीकल्चर पर। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसमें मैं बीच में कुछ बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा और आराम से सारी चीज़ें समझाऊंगा। बहुत समझने लायक चीज़ें इसमें आपको चीज़ों को देखना है। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, जब देश आज़ाद हुआ था तो 1950 में देश की प्लानिंग करने के लिए बनाया गया था प्लानिंग कमीशन, और जिसका काम था हमारे देश के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाना। और 5 ईयर प्लान बनाने की हमने जो प्रेरणा है ये हमने कहाँ से सीखी थी? ये सीखी थी यूएसएसआर। और यूएसएसआर वर्ल्ड का ऐसा पहला कंट्री था जिसने प्लानिंग पर सबसे पहले फोकस किया था, और 5 ईयर प्लान्स इन्होंने स्टार्ट किए थे यूएसएसआर ने। ठीक है, जिसको हम सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो ये प्लानिंग कमीशन है इसने, हालांकि मैं बता चुका हूँ प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो चुका है, इसकी जगह पर आ चुका है नीति आयोग। कमेंट करके बताना है नीति की फुल फॉर्म क्या है और नीति कब बना था। ठीक है, नीति आयोग कब बना था, ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है, सो दैट आप पिछले लेक्चर से लिंक कर पाएँ अपने आप को। तो प्लानिंग कमीशन क्या करता था? 5 ईयर प्लान्स बनाता था। तो आज तक, मतलब अगर आज तक तो खैर गया, मतलब टोटल अब तक प्लानिंग कमीशन ने 12 प्लान बनाए। कितने प्लान बनाए? 12 प्लान बनाए। पहला जो प्लान था ये था इनका 1951 से 1956 के बीच में। दूसरा जो प्लान था 1956 से 1961 के बीच में। यहीं मैं बता देता हूँ, फर्स्ट 5 ईयर के प्लान, जो पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था, इसमें हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर पर। क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया था? क्योंकि हमारी देश की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो कहाँ रहती थी? गाँव में रहती थी। दूसरी चीज़, ज़्यादातर लोग कैसे थे? इलिटरेट थे, लिटरेसी लेवल बहुत डाउन था। तो सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, इसीलिए हमारा जो पहला फोकस था एग्रीकल्चर को डेवलप करना। दूसरे 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, ये चीज़ ध्यान रखना। थर्ड 5 ईयर प्लान चला था 1961 से 1965 के बीच में, 66 के बीच में, सॉरी। थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान तो आपको पता है कुछ समस्याएं भी आई थी, वो समस्याएं आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के नाते। क्या समस्याएं आई थी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान? सबसे बड़ी समस्या 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, जिसमें चाइना ने हमें हरा दिया था, तो हमारा मोरल डाउन हो गया था, हमें बहुत बड़ा झटका लगा था, हमारी बहुत सारी ज़मीन भी चाइना ने हथिया ली थी। प्लस फिर 1965 में पाकिस्तान ने भी फ़ायदा उठाया, हम हारे हुए वैसे ही थे, ऊपर से फिर पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया। तो 2 युद्ध हमने लड़े थे, तो थर्ड 5 ईयर प्लान तो बिल्कुल पूरी तरह से चौपट हो गया। उसके बाद हमारी कंडीशन और ख़राब हो गई, उस समय फेमाइन भी आ गई थी, अकाल वकाल भी आ गया था, इन्फ्लेशन, बहुत सारी समस्याएं आ गई थी, जिस वजह से हमको, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला जो टाइम है ना थर्ड 5 ईयर प्लान वाला, इस समय हमारे देश में संकट बहुत थे। ठीक है, 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, हालांकि इस 65 में तो हमने उनको हरा दिया था। तो इस बार क्या हुआ, हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पर हमने प्लानिंग को थोड़ा सा गैप दिया, प्लानिंग छुट्टी पे चली गई इसलिए 3 साल तक हमने एनुअल प्लान्स बनाए थे। 1966 से 1967 ये पहला एक एनुअल प्लान बनाया था, फिर दूसरा एनुअल प्लान बनाया था 1966 से 1968 के बीच में, और तीसरा एनुअल प्लान बनाया था 1968 से 1969 के बीच में।
तो ध्यान रखना 3 5 ईयर प्लान के बाद एक गैप आता है, 3 साल के 1 साल के प्लान बनाए जाते हैं। क्यों प्लान बनाए जाते हैं? क्योंकि इस समय पर हमें बहुत ज़्यादा संकट हो चुका था, प्लानिंग एक तरह से फैलती हो चुकी थी, देश की समस्या बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, 2 युद्ध लड़ चुके थे, ड्रॉट की समस्या हुई थी, फेमाइन की समस्या आ चुकी थी। इस वजह से हमें इस प्लानिंग को स्टॉप करना पड़ा और हमें फिर एनुअल प्लान्स बनाने पड़े। फिर 4th 5 ईयर प्लान था ये 1969 से 1974 के बीच में। 5th 5 ईयर प्लान, अब देखो यहाँ पर स्टार लग रहा है, 5th 5 ईयर प्लान को क्या किया गया था 1974 से 1978 तक ही चला। ये एक्चुअली प्लान तो ये था 1974 से 1979, मगर यहाँ पर क्या किया गया था, इसको 1 साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया और 1 साल के लिए आया था एनुअल प्लान और इसको नाम दिया गया था रोलिंग प्लान। पहले से जो प्लान है उसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना 5th 5 ईयर प्लान को अपना टर्म खत्म होने से पहले ही टर्मिनेट कर दिया और उसकी जगह पर एक नया 1 साल का प्लान लाया गया था, रोलिंग प्लान के नाम से इसको हम जानते हैं, 1979 से 1980 के बीच में। ठीक है, अच्छा, फिर 6th प्लान बना था वो 1980 से 1985 के बीच में, 7th 1985 से 1990 के बीच में। अब फिर यहाँ पर फिर गैप आता है, फिर एनुअल प्लान बनाए जाते हैं 1990 से 1992 के बीच में। ठीक है, और फिर 8th प्लान आया था वो था 1992 से 1997 के बीच में। 9th 5 ईयर प्लान आया था हमारा 1997 से 2002 के बीच में। 10th 5 ईयर प्लान आया था 2002 से 2007 के बीच में। 11th 5 ईयर प्लान आया था 2007 से 2012 के बीच में और 12th 5 ईयर प्लान आया था 2012 से 2017 के बीच में। तो अब तक आपको ध्यान रखना है, अब तक टोटल 12 5 ईयर प्लान बनाए जा चुके हैं हमारे प्लानिंग कमीशन के द्वारा। लास्ट जो लास्ट वाला 5 ईयर प्लान था वो था 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017। इसके बाद क्या हुआ, प्लानिंग ये जो 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम है इसको अब देश में ख़त्म कर दिया जा चुका है और प्लानिंग कमीशन की जगह पर यू नो वेरी वेल अब आ चुका है हमारा नीति आयोग। तो एज ऑफ नाउ आज की डेट में भारत देश में इकोनॉमिक प्लानिंग, देश के लिए प्लानिंग कौन करता है? हमारा नीति आयोग करता है। ठीक है, तो मैं इनको आराम से समझा रहा हूँ, चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करना है और ये हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, भले ही बुक में नहीं है बट चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में याद आएंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर की अर्ली इनिशिएटिव्स। तो पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है, एज इन द यूएसएसआर आपको पता ही है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, एज इन द यूएसएसआर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो आपको पता है यूएसएसआर ने क्या किए थे, 5 ईयर प्लान्स बनाए थे। उन्हीं से इंस्पायर होकर हमारा जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने भी क्या स्टार्ट कर दिए, 5 ईयर प्लान्स वाला प्रोसेस भारत में स्टार्ट कर दिया। वो पूरा मैं समझा चुका हूँ। द आइडिया इज वेरी सिंपल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स ए डॉक्यूमेंट दैट हैज ए प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर प्लान में क्या करते थे, सरकार जो होती थी वो 5 साल का एक प्लान तैयार करती थी और उसमें ये पूरी चीज़ लिखी होती थी कि जो हमारे पास इनकम जो होगी, कितनी इनकम आएगी और कितना हमारा खर्चा होगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों चीज़ों का यहाँ पर पूरा लेखा जोखा होता था कि आने वाले 5 साल में हम कितना तो इनकम आएगी देश की और कितना खर्चा करेंगे, कहाँ पर कितना खर्चा करने वाले हैं, ये सारी चीज़ इस 5 ईयर प्लान के अंदर होती थी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर अभी देख लो, अकॉर्डिंगली टू द बजट ऑफ सेंट्रल एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ध्यान रखना, देश का जो बजट होता है, अब देखो बजट के बारे में तो आप जानते ही हो, बजट क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा होता है उसको हम बोलते हैं बजट। भाई सरकार के पास कितना पैसा आया वो तो इनकम हो गई और सरकार कहाँ पे खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर हो गई। तो इन दोनों का जो लेखा जोखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट। तो जो बजट होता था वो सेंट्रल और सभी स्टेट गवर्नमेंट में 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। सरकार का जो बजट है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक तो होता था नॉन प्लान बजट और दूसरा होता था प्लान बजट। इनमें मैं अंतर बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। नॉन प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन द रूटीन आइटम्स ऑन द ईयरली बेसिस, प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन ए 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटी फिक्स्ड बाय द प्लान। अब देखो सरकार के पास पैसा है, सरकार ने बजट बना लिया। अब ध्यान रखना, नॉन प्लान बजट के अंदर क्या आता है, नॉन प्लान बजट के अंदर आता है, अब देखो इसमें तो प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मतलब सरकार के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, अब उनको सैलरी देनी है तो इसमें प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार प्लान करे या ना करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसा देना ही देना पड़ेगा। तो ऐसे जो रूटीन आइटम्स होते थे ईयरली, वो आते थे नॉन प्लान बजट के अंदर। तो एक तो बजट का पैसा किस में डिवाइड हो गया, नॉन प्लान बजट में। प्लान बजट में नाम लिखा हुआ प्लानिंग, मतलब हमने 5 ईयर प्लान्स में कुछ एजेंडा सेट किया है कि आने वाले 5 साल में हम एग्रीकल्चर में ये डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्री में ये डेवलपमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट में ये डेवलपमेंट करेंगे, एटॉमिक सेक्टर में ये डेवलपमेंट करेंगे, स्पेस सेक्टर में ये डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में ये डेवलपमेंट करेंगे, समझ गए, रूरल एरिया में ये डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो प्लानिंग जो करते हैं, तो प्लानिंग में जो पैसा खर्च किया जाता है 5 साल में, वो आता है हमारा किस में,
प्लान बजट में आता है तो प्रायोरिटी फिक्स होती है। प्रायोरिटी का मतलब पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद फिर कौन सा काम करना है। तो जो हम प्लान कर रहे हैं उसमें पैसा जो खर्च हो रहा है वो तो आता है प्लान बजट के अंदर। और जो बिना प्लानिंग के काम है, अब जैसे यहाँ पे सैलरी देनी पड़ेगी, आर्मी है, नेवी है, इनकी सैलरी देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफिसर है उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, वो सारे खर्चे किसमें आ जाते हैं, नॉन प्लान बजट में आ जाते हैं। तो प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में अंतर ध्यान रखना। प्लान एक्सपेंडिचर इज स्पेंड ऑन द करंट डेवलपमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट आउटलेज। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आउटले तैयार किया है, जो भी ड्राफ्ट तैयार किया है कि हम आने वाले समय में इन चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगे, वो तो हो गया आपका प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इट इज स्पेंड ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ खर्चे तो फिक्स हैं, वो तो देने ही देने पड़ेंगे, तो वो आ जाता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। और आप और डिटेल में पढ़ना चाहो तो लो, और मैंने यहाँ पर दे दिया है, देखो। प्लान एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड ऑन द प्रोग्राम्स विच आर डिटेल्ड अंडर द करंट 5-year प्लान ऑफ द सेंटर और सेंटर्स advances to the state for their plans is called plan expenditure. Provisions of such expenditure is in the budget is called plan expenditure। मतलब कहने का ये है कि ऐसा एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो किस में खर्च किया जाता है, 5-year प्लान्स में खर्च किया जाता है, चाहे वो सेंटर के हों या सेंटर की तरफ से स्टेट के लिए हों, उसको हम बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, दिस रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड इन द बजट फॉर स्पेंडिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब एक साल के दौरान सरकार की जो रूटीन फंक्शनिंग में जो पैसा खर्च होता है और तो उसका जो एस्टिमेट निकाल लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है। सच एक्सपेंडिचर इज मस्ट फॉर एवरी कंट्री प्लानिंग और नो प्लानिंग। तो ये कह रहे हैं ऐसा एक्सपेंडिचर तो हर कंट्री को करना पड़ता है, चाहे वो प्लानिंग करे या प्लानिंग ना करे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है। तो ये हो गया प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में अंतर हो गया हमारा। ठीक है। A 5-year plan has advantage of permitting the government to focus on a larger picture and make long-term intervention in the economy। अब देखो 5-year प्लान बनाने का फ़ायदा क्या होता था कि यहाँ पर सरकार को मतलब एक मौका मिल जाता था कि वो बड़ी पिक्चर मतलब बड़ी चीज़ों पर ध्यान दे। अब एक तो क्या होता है डे टू डे चीज़ों पर ध्यान दो, बड़ी पिक्चर का मतलब है कि आने वाले 5 साल में हम कहाँ कहाँ पर कितना डेवलपमेंट करेंगे और इकोनॉमी को किस लेवल पर मतलब ले जाएंगे। आने वाले 5 साल में हम मतलब अपना एजुकेशन का लेवल कितना बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर पर कितना फोकस करेंगे। तो 5 साल बहुत होते हैं। तो अब जैसे आप ये 5 साल की प्लानिंग करोगे तो उसमें बड़ी प्लानिंग कर सकते हो कि आने वाले 5 साल में यार मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो सरकार के सामने तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 5 साल से सरकार को फ़ायदा क्या होता था, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते थे और इकोनॉमी को अपने हिसाब से मेंटेन करते थे। द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान एंड देन एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज इन December 1951 जनरेटेड ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री। तो देखो पहला जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट मतलब इसका जो डॉक्यूमेंट था, पहला 5-year प्लान का जो डॉक्यूमेंट था वो रिलीज हुआ था दिसंबर 1951 में। अब जब ये पहला प्लान आया, देखो देश के सामने पहला प्लान आया है तो देश भी उस समय उत्सुक था। उत्सुक कैसे था कि देश अब ये सोच रहा था कि यार पहले प्लान में सरकार किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करेगी। तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनके बीच में बड़ा एक्साइटमेंट था, बहुत सारे लोगों के बीच में, कि सरकार अब किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने वाली है। तो पहला जो प्लान रिलीज हुआ था तो जनता में बहुत ज़्यादा उसमें क्या था, उत्साह था। People from all walks of the life, academics, journalists, governments and private sector employees, industrialists, farmers, politicians, etc. discussed and debated the document extensively। जब ये फर्स्ट 5-year प्लान आया तो इन सब लोगों ने उस 5-year प्लान को, पहला जो डॉक्यूमेंट आया था उसको बहुत विस्तार पूर्वक क्या किया, उसका डिस्कस किया और बहस हुई इसमें। अब इसमें बहस करने वाले एकेडमिक्स थे, इसमें जर्नलिस्ट भी थे, प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फार्मर्स थे, पॉलिटिशियंस थे। तो इन सब ने उसकी क्या की, चर्चा की उस पर और उस पर आपस में डिस्कशन भी किया। ठीक है। द एक्साइटमेंट विद द प्लानिंग रीच्ड इट्स पीक विद द लॉन्चिंग ऑफ सेकंड 5-year प्लान इन 1956 एंड कंटिन्यूड समवॉट टिल द थर्ड 5-year प्लान इन 1961। तो लोगों के बीच में जो प्लानिंग के प्रति जो एक्साइटमेंट था, अब देखो पहला 5-year प्लान तो खत्म हो गया 1956 में। अब लोग सोच रहे थे कि यार अब सरकार किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करेगी। तो पहला 5-year प्लान था उसमें तो सरकार ने एग्रीकल्चर पर फोकस किया था। सेकंड 5-year प्लान में सरकार ने फोकस किया था किस पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया था। फिर थर्ड में भी ये सोच रहे थे कि थर्ड में क्या होगा, तो थर्ड 5-year प्लान भी लॉन्च हुआ था। तो लोगों के बीच में जो एक्साइटमेंट था प्लानिंग के प्रति वो पीक पर था सेकंड और थर्ड 5-year प्लान के दौरान। द फोर्थ प्लान वाज ड्यू टू
ड्यू टू स्टार्ट इन 1966. बाय दिस टाइम नोबेलिटी ऑफ प्लानिंग हैज डिक्लाइंड कंसिडरेबली एंड इंडिया वाज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस. तो बेटा फोर्थ 5 ईयर प्लान जब तक आया था तो उस समय तक तो आपको पता है कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी. फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1962 का इंडिया चाइना वॉर, 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, प्लस उस समय पर फूड क्राइसिस भी हो गई थी और हमें मतलब उस समय पर ड्रॉट का सामना भी करना पड़ा था, कई जगह पर फेमाइन का सामना भी करना पड़ा था. तो उस समय कंडीशन हमारी बहुत ख़राब थी. इसीलिए आपने सुना हो तो उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित नहीं, लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे. उन्होंने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान. मतलब ये नारा क्या शो करता है कि एक तो जवानों को सपोर्ट करो. जवानों को क्यों सपोर्ट करने की ज़रूरत थी? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी. और जय किसान, किसानों को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत थी क्योंकि किसान भाई जो हैं अपने देश के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं. तो यहाँ पर दोनों को प्रमोट किया गया था, दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया गया था. और इसी समय आपको पता हो तो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी भारत में 1966-67 के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी. और ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा जो 2 फसलों में आई थी, एक तो व्हीट और राइस. और ग्रीन रेवोल्यूशन आते ही अपना जो भारत देश है अब बन जाता है सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन जाता है. पहले हम अनाज के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड रहते थे, स्पेशली यूएसए पे डिपेंड रहते थे. विदेशों से सोचो हमारे लिए गेहूँ आता था. अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई तो भारत क्या बन जाता है? सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है. तो ग्रीन रेवोल्यूशन इसी समय पर आई थी जब एक क्राइसिस चल रहा था. ठीक है, फोर्थ 5 ईयर का जो प्लान था उस दौरान बहुत ज़्यादा समस्या थी. द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक ए प्लान हॉलीडे. मैंने बता ही दिया 1966 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो 5 ईयर प्लान वाला प्रोसेस है उसको क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था. तो इन्होंने 1966 से 1967 एक एनुअल प्लान बनाया, फिर 1967 से 1968 दूसरा एनुअल प्लान बनाया, और फिर 1968 से 1969 ये तीसरा एनुअल प्लान बनाया. तो इन्होंने 3 साल तक कैसे प्लान बनाए, एनुअल प्लान्स बनाए थे. और 3 साल का जो टाइम था इसको नाम दिया गया था प्लान हॉलीडे, क्योंकि इस समय पर प्लानिंग जो थी वो हॉलीडे पे थी. अब प्लानिंग की ज़रूरत नहीं थी. तो ये समस्याएं थी एक्चुअली. क्या फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इस दौरान हमने बहुत सारी समस्याएं भी देखी थी. फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, सेकंड भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. ठीक है, कोशिश की गई थी मगर उसमें बहुत सारी समस्याएं भी रहीं. थर्ड के दौरान आपको पता है यहाँ समस्याएं आती. थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हमने मतलब एक्सटर्नल प्रेशर झेला था, 2 वॉर्स देखे थे, फिर फेमाइन की सिचुएशन भी आ गई थी. तो इसलिए एक समय मतलब आ गया था कि अब थोड़ा सा प्लानिंग पर हमें कम मतलब एनुअल प्लान बनाने की ज़रूरत है. थोड़ा ये प्लानिंग प्रोसेस को थोड़ा सा हॉल्ट कर देते हैं. दो मैनी क्रिटिसिज्म इमर्ज्ड बोथ अबाउट द प्रोसेस एंड द प्रायोरिटीज ऑफ दिस प्लान्स, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज फर्मली इन प्लेस बाई देन. देखो जब ये प्रोसेस चल रहा था, प्लानिंग का जो प्रोसेस चल रहा था, 3 प्लान बन चुके थे, इस समय बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहे थे. क्रिटिसिज्म मतलब बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हो रही थी. किसके बारे में आलोचनाएं हो रही थी कि ये जो प्रोसेस है प्लानिंग का सही नहीं है, सरकार प्रायोरिटी सही से सेट नहीं कर रही है. सरकार कभी एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी देती है, कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रायोरिटी देती है, एक सेक्टर को कंसिस्टेंटली डेवलप नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे करके बहुत सारे मतलब क्या हो रहे थे, प्रोसेस के बारे में भी, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी और प्रायोरिटीज़ के बारे में भी बहुत सारी मतलब आलोचनाएँ हो रही थी. मगर इस समय तक 15 साल में हमने क्या कर लिया था, एक सिस्टम बना लिया. हमने क्या बना लिया, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फाउंडेशन लेकर दिया. अब हमें पता चल गया कि अब हम कैसे मतलब क्या क्या कर सकते हैं. सिंपल सी बात है, हमने एक सिस्टम डेवलप कर दिया. अब ठीक है, अब जो शॉर्टकमिंग्स रही थी, जो भी हमें कमियां रही थी, उन कमियों को आगे हम ख़त्म कर सकते हैं. तो प्लान मतलब हमने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया. तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फाउंडेशन हमने लेकर दिया था, भले ही कितनी भी समस्याएं हमने झेली हों. अब हम देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में डिटेल में. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 के बीच में रहता है. और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा हमने किस पर फोकस किया था, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया था. ये चीज़ आप ध्यान रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हमारा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पर था. द फर्स्ट 5 ईयर प्लान सॉट टू गेट द कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. तो पहला 5 ईयर प्लान की डिमांड यही थी कि देश को जो गरीबी का साइकिल है, गरीबी से देश को दूर निकालना है. क्योंकि भाई गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अंग्रेज बर्बाद करके चले गए थे, कंकाल बना के छोड़ गए थे हमें, यूँ समझ लो बहुत ज़्यादा निचोड़ दिया था पूरी तरह से, कंट्री बर्बाद हो चुका था. तो सबसे पहला फोकस इसी पे था कि देश को गरीबी से बाहर निकाला जाए. और उस समय सबसे ज़्यादा लोग गाँव में रहते थे, रूरल एरियाज में रहते थे. तो इसीलिए फोकस किस पे था, रूरल डेवलपमेंट पे था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस था. के.एन. राज, ये भाई साहब हमारे जो हैं के.एन. राज हैं, ये यंग इकोनॉमिक, ये उस समय यंग हुआ करते थे, अब तो ये बुढ़ापे की फ़ोटो है.
A K.N. Raj, young economist involved in drafting the plan, argued that India should hasten slowly for the first 2 decades, as a fast rate of development might endanger democracy. देखो ये जो के एन राज हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया प्यारी चीज़ बताई। इन्होंने पहली बात तो जो ड्राफ्ट था प्लान का उसमें ये शामिल थे। पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ड्राफ्ट बनाया गया था, जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था, उसमें ये शामिल थे। इनका कहना था, देखो इनकी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी कि इंडिया को ना पहले जो 2 डेकेड है, मतलब स्टार्टिंग के 20 साल तक इंडिया को धीरे धीरे चलने की ज़रूरत है, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि जस्ट कंट्री अभी क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, देश के सामने और भी चैलेंजेस थे, तो हम धीरे धीरे करके अगर प्रोग्रेस करते तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये कह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा फास्ट तरीके से अगर इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो नई नई डेमोक्रेसी है, वैसे ही वर्ल्ड में मतलब हमारी डेमोक्रेसी के बारे में लोग कह रहे थे कि इंडिया मतलब ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा और यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी। तो ठीक है, ऐसी सारी समस्याएँ थी। तो इनका कहना यही था कि शुरुआत के जो 2 डेकेड्स हैं तब तक हमें धीरे धीरे चलने की ज़रूरत है, ज़्यादा फास्ट चलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। किसने कहा था? के.एन. राज, जो कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट बनाया था उसमें ये शामिल थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली द एग्रेरियन सेक्टर। देखो एग्रेरियन सेक्टर का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरीगेशन। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था वो एग्रेरियन सेक्टर पर फोकस किया गया था। स्पेशली इसमें कहा गया था कि बड़े बड़े डैम्स बनाए जाएंगे, जैसे भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, और इरीगेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, डैम बनाने के फ़ायदे आपको पता ही है। डैम्स को हम बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और कमेंट करके आपको बताना है किसने कहा था डैम्स आर दी टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर दी टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो डैम्स को हम क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि डैम बनाने से नंबर 1 हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं, नंबर 2 इरीगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, नंबर 3 फिशरीज भी कर सकते हैं, नंबर 4 अंडरग्राउंड का लेवल इंप्रूव कर सकते हैं, नंबर 5 सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आसपास के एरिया में बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं डैम्स बनाने के, ठीक है ना। तो शुरुआत का पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका फोकस एग्रेरियन सेक्टर पे था, और स्पेशली इसमें भी डैम में इन्वेस्टमेंट करो और इरीगेशन पर इन्वेस्टमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के माध्यम हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। नहर वहर बनाई जाए। पहले आपको बताओ शुरुआत में कई सारी नहर बनाई गई थी। अब नहर क्यों बनाई गई थी? जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं था वहाँ पर पानी पहुँचाओ। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर कैसे ग्रो होगा भाई? पानी तो चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, ऐसी थोड़ी है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज दी हिट हार्डेस्ट बाई पार्टीशन एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। जो जब हमारा पार्टीशन हुआ था, देश का विभाजन हुआ था, उसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इसलिए इस पर तुरंत अटेंशन देने की ज़रूरत थी। ह्यूज अलोकेशंस वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नंगल डैम। तो यहाँ पर जो पहला 5 ईयर प्लान था उसमें बहुत ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया था, बहुत सारा पैसा बांटा गया। किसमें? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा बांटा गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे भाखड़ा नंगल डैम पर ज़्यादा फोकस किया था, और डैम में आपको पता है पैसा बहुत लगता है, बनने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इनमें सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस था डैम्स बनाने में, कैनाल्स बनाने में, ठीक है, इरीगेशन की फैसिलिटीज़ डेवलप करने में। The plan identified the pattern of land distribution in the country as principal obstacle in the way of agriculture growth। अब देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, उसके पीछे एक कारण और है पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या था? आज़ादी के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी। जैसे आपको पता हो तो आज़ादी से पहले ज़मींदारी सिस्टम चलता था। ज़मींदारों के पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी, 100 200 300 बीघे ज़मीन हुआ करती थी। और कुछ लोग बेचारे ऐसे थे जिनके पास ज़मीन ही नहीं थी। भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी। तो ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, किसी पे ज़्यादा और किसी पे बिल्कुल नहीं, किसी पे बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी समस्या थी हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो पैटर्न है इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए और लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएं, भूमि सुधार लाए जाएं। इसीलिए इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू कंट्रीज डेवलपमेंट। तो पहले 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट तभी होगा। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया गया था? जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी उनसे ज़मीन छीन के जिनके पास नहीं है उनको ट्रांसफ़र कर दी गई। हालांकि ये प्रोसेस जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया,
ठीक है। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने रास्ते निकाल लिए थे ज़मीन को बचाने के लिए, अपने लोगों को नाम कर दी थी ये और वो, बहुत सारे तरीके निकाल लिए थे। अगर ये प्रॉपर हो जाता तो शायद कंडीशन थोड़ी बेटर होती। मगर ये चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न था ये सही नहीं था। ये एक प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर ग्रोथ के रास्ते में। इसीलिए फोकस किया गया था कि इस पर, लैंड रिफॉर्म्स पर फोकस किया गया था, क्योंकि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लैंड रिफॉर्म बहुत ज़्यादा जरूरी था। दूसरी तरफ वन ऑफ द बेसिक एम ऑफ द प्लानर्स वाज टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो जो प्लानर्स थे, प्लानिंग उन्होंने करी थी, तो उनका एक और मुद्दा क्या था कि भाई हमें अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाने की ज़रूरत है, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने की ज़रूरत है। विच कुड बी पॉसिबल ओनली इफ़ द पीपल सेव्ड मोर मनी देन दे स्पेंड। तो और ये कब संभव हो पाएगा? ये जब संभव हो पाएगा जब लोग खर्चे कम करें और सेविंग ज़्यादा करें। ठीक है, खर्चे कम करें, सेविंग ज़्यादा करें, और सेविंग करेंगे तो फिर क्या होगा, देश की जो है इनकम, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। और जब देश के पास पैसा होगा, उस पैसे को सरकार क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर दूसरी ज़रूरत क्या महसूस की गई, एक तो लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस की गई, लैंड रिफॉर्म पर ध्यान दिया गया था। दूसरा, नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि लोगों की सेविंग पर ध्यान दिया जाए। एज द बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग वाज वेरी लो इन 1950s, इट कुड नॉट बी रिड्यूस्ड एनी मोर। तो उस समय पर आपको देखने को मिलेगा लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था, खर्च करने के लिए बहुत कम पैसा था। तो उसमें से और कितना मतलब वो सेव करें, पहले ही उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो कैसे सेव करें। फिर भी सो द प्लानर्स सॉट टू पुश सेविंग अप, that too was difficult as the total capital stock in the country was rather low compared to the total number of employable people। तो आपको देखने को मिलेगा प्लानर्स ने फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ये कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। सेविंग बढ़ाने से क्या होगा, सरकार के पास क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है। तो यहाँ पर समस्या यही थी कि सरकार के पास जो पैसा था वो कम था, जबकि इनके जो एम्प्लॉय थे, काम करने वाले लोग थे, वो बहुत ज़्यादा थे। तो ये भी एक समस्या सरकार के सामने आ रही थी। इसीलिए सरकार फोकस कर रही थी कि सेविंग बढ़ेगी तो सरकार के पास पैसा आएगा। फिर भी क्या हुआ, लोगों ने सेविंग की, फिर भी मतलब जब सरकार ने अपील की, सरकार ने कोशिश की, तो लोगों ने क्या किया था, सेविंग पर ध्यान दिया। तो शुरुआत का जो प्रोसेस था, प्लानिंग का जो प्रोसेस था, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि थर्ड 5 ईयर प्लान के अंत तक, थर्ड 5 ईयर प्लान कब अंत हुआ था, सोचो। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 1956, दूसरा 1956 से 1961, और 61 से फिर 1966 तक। थर्ड 5 ईयर प्लान के आते आते आपको देखने को मिलेगा यहाँ तक लोगों ने सेविंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। मगर द राइज वाज नॉट एज स्पेक्टेकुलर एज वॉज एक्सपेक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आपको देखने को मिलेगा शुरुआत में तो मतलब लोगों ने कोशिश भी की थी सेविंग करने की, मगर बाद में ये ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाती है जैसा हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के अंत तक लोगों ने सेविंग पर भी ध्यान दिया था, मगर बाद में ये उतने ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं हो पाई, क्योंकि पैसा था ही नहीं। Later, from the early 1960s till the early 1970s, the proportion of saving in the country actually dropped consistently। तो आपको देखने को मिलेगा 1960s का जो टाइम चल रहा था और शुरुआती टाइम जो 1970s का था, या यूँ समझ लो 1960 से 1970 के बीच का जो टाइम था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंट्री की जो सेविंग की जो रेट थी वो धीरे धीरे करके क्या होने लगती है, लगातार गिरने लगती है। तो ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला इनिशिएटिव। तो ध्यान रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा जो फोकस था मेनली, वो फोकस किस पर था, एग्रीकल्चर सेक्टर पर था, एग्रीकल्चर डेवलप करने पर ध्यान दिया था। साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था इन्वेस्टमेंट पर, डैम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया था, डैम्स बनाए गए थे, इरिगेशन पर फोकस किया गया था। साथ ही साथ में जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उस पर ध्यान दिया गया था, जो लैंड का जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन पर उसमें चेंज किए गए थे। ज़्यादा ज़मीन थी, वो कुछ लोगों के पास जो ज़्यादा ज़मीन थी उससे कम करके जिन पर ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। प्लस सेविंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ताकि मतलब देश के पास क्या हो सके, पैसा इकट्ठा हो सके और उसको अच्छे कामों में, बढ़िया जगह पर यूज कर सकें जहाँ ज़रूरत है। ठीक है, मगर ये सेविंग भी ज़्यादा नहीं हुई थी। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा 1960 और 70 के टाइम पर सेविंग भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अब दूसरा हमारा इनिशिएटिव, ये तो हमने देखा पहला इनिशिएटिव। दूसरा इनिशिएटिव किस पर ध्यान दिया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है बहुत तेज़ गति से इंडस्ट्रीज लगाते चले जाओ। अब देखो, इंडस्ट्री लगाने का फ़ायदा क्या होता है, अगर किसी जगह पर एक इंडस्ट्री लगती है तो उससे हज़ारों लोगों को नौकरी मिलती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे, सोचो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, और जब उनके पास पैसा आएगा तो उनकी सेविंग भी बढ़ेगी, और जब उनके पास पैसा आएगा तो वो बाकी चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो इससे हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, इससे हमारी जो मतलब पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमी फर्दर ग्रो करेगी। इसलिए सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस किस पर किया गया था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया था कि तेज गति से क्या करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। अच्छा, तो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था हैवी इंडस्ट्रीज, मतलब जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनको कौन कंट्रोल करे, पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करे। पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी जो सेक्टर है वो इनको कंट्रोल करे। It was drafted by the team of economists and planners under the leadership of PC Mahalanobis। तो देखो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसको इकोनॉमिस्ट की जो टीम थी, अर्थशास्त्रियों की जो टीम थी उसने बनाया था। और किसके अंडर में बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाया था PC महालनोबिस। तो PC की फुल फॉर्म है प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। तो प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, इनके अंडर में इस प्लान को बनाया गया था। और एक चीज़ ध्यान रखना, इनको हम बोलते हैं, PC महालनोबिस को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं किसको, PC महालनोबिस। और इन्होंने ही सेकंड 5 ईयर प्लान इन्हीं के अंडर में बनाया गया था, जिसमें हमारा फोकस किस पे था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। क्यों था मैं बता चुका हूँ। देखो, इफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैड प्रीच्ड पेशेंस, द सेकंड वांटेड टू ब्रिंग अबाउट क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बाय मेकिंग चेंजेस साइमल्टेनियसली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या कह रहा था कि भाई हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियरली उसमें बताया गया था कि स्टार्टिंग के जो 2 डेकेड्स हैं उसमें हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो हमें दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ क्लियरली उसमें कहा गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये चाह रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़े सुधार करने की ज़रूरत है, और हमें बहुत ज़्यादा सभी दिशाओं में सभी इंडस्ट्रीज में फोकस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाओ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी तो क्या होगा, फ़ायदा होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। बिफोर दिस प्लान वॉज फाइनलाइज्ड, कांग्रेस पार्टी एट इट्स सेशन हेल्ड एट अवड़ी नियर दी मद्रास सिटी पास्ट एन इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन। देखो, ये जो प्लान फाइनल हुआ था उससे पहले ही, प्लान के फाइनल होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी का एक सेशन हुआ था। सेशन मतलब इनकी एक मीटिंग हुई थी। कहाँ पर हुई थी, अवड़ी नाम की जगह। अवड़ी कहाँ पर पड़ती है, मद्रास शहर, ठीक है। पहले मद्रास बोलते थे, मतलब चेन्नई के पास एक शहर है, आज की डेट में अभी भी है अवड़ी। तो यहाँ पर कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन मतलब एक प्रस्ताव पास किया, और कांग्रेस ने अपना गोल डिक्लेयर कर दिया। गोल मतलब इन्होंने अपना जो टारगेट था, जो लक्ष्य था वो डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर किया था, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ये कांग्रेस ने अपना गोल डिक्लेयर कर दिया अवड़ी का जो सेशन हुआ था। और ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कहाँ पर, सेकंड 5 ईयर प्लान में। अब सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब सीधा ये है कि चीज़ें जो है, मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं, ध्यान रखना, मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको तो सरकार कंट्रोल करेगी, और छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगी, सरकार का यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल होगा, वेलफेयर पर ध्यान दिया जाएगा, इक्वलिटी पर ध्यान दिया जाएगा। ये है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, और ये गोल सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी थी उसने ये रिजोल्यूशन पास कर दिया अवड़ी के सेशन में, जो सेकंड 5 ईयर प्लान के बनने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, ध्यान रखना। सोशलिस्ट स्टेट किसको बोलते हैं, ऐसा स्टेट जिसने कैपिटलिज्म को ख़त्म कर दिया है। कैपिटलिज्म ख़त्म करने का मतलब है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, जहाँ पर सरकार चीज़ों को कंट्रोल करती है। स्टेट मूविंग टुवार्ड्स कम्युनिज्म, स्टेट किसकी तरफ बढ़ रहा है, कम्युनिज्म की तरफ बढ़ रहा है, मतलब स्टेट कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ों को। सम फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द स्टेट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मतलब ओनरशिप जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो फैक्ट्रीज हैं वो किसके कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को मतलब एम करता है किसको, इकोनॉमिक सोशलिज्म को, कि हमें इकोनॉमिक सेक्टर में भी सोशलिज्म लाने की ज़रूरत है, मतलब इक्वलिटी लाने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, मतलब सरकार के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पर मेन चीज़
पहली बात तो सोशलिज्म में किस पर ध्यान दिया था? पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप का मतलब है चीज़ें सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए। सेंट्रल प्लानिंग मतलब देश की प्लानिंग कौन करेगा? सरकार करेगी। सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, समाज में मतलब डेवलपमेंट करना है, सबको साथ में लेके चलना है। फ्रीडम ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन की फ्रीडम है, कितना भी कंज्यूम करो। इक्वलिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ये भी फोकस किया जाता है कि सबको एक इनकम कैसी मिले, बराबर मिले, ताकि सोसाइटी में गैप ना आए रिच एंड पुअर के बीच में, कि मतलब कुछ लोग ज़्यादा रिच हो जाएं, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएं, तो ऐसा ना हो। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। प्लानिंग एंड प्राइस कंट्रोल, ये सब किसके हाथ में होती है? सरकार के हाथ में होती है। तो ऐसा सिस्टम जो होता है इसको हम बोलते हैं सोशलिज्म या सोशलिस्ट पैटर्न। ठीक है, तो बस सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब यही है कि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें कौन कंट्रोल करेगी? सरकार करेगी। सोशल वेलफेयर भी कौन करेगी? सरकार करेगी। मेजर इंडस्ट्रीज किसके कंट्रोल में रहेंगी? सरकार के अंडर में रहेंगी। ये है सोशलिस्ट पैटर्न। The government imposed substantial tariffs on the imports in order to protect the domestic industries। अब सोचो, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान हम किस पर फोकस कर रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब सोचो हमें अगर अपनी देश की कंपनीज को बचाना है, अपनी देश की कंपनीज को बढ़िया ग्रो कराना है, तो सोचो हमारी देश की कंपनी कोई प्रोडक्ट मान लो 100 रुपये में बेच रही है, विदेशी कंपनी उसी चीज़ को हमारे देश में 50 रुपये में बेच रही है, तो बताओ आम जो कंज्यूमर है किसको खरीदेगा? 50 रुपये वाली चीज़ को खरीदेगा। तो हमारी सरकार ने क्या किया? विदेशों से जो सामान आ रहा था, इंपोर्ट जो हम कर रहे थे, उस पर टैरिफ लगा दिए। सब्सटेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिए। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स लगा दिए। अब सोचो मैंने यहाँ पे सरकार ने 100 रुपये का टैक्स लगा दिया, तो अब टी शर्ट मतलब ये सामान कितने का पड़ेगा? 150 का। भारतीय कंपनी का सामान कितने में पड़ रहा है? 100 रुपये में पड़ रहा है। तो बताओ कौन सा खरीदेंगे हम? 100 रुपये वाला। तो अब किसको फ़ायदा हुआ? इंडियन कंपनीज को फ़ायदा हुआ। तो कुल मिला के बात ये है, बाहर से जो सामान आ रहा था उस पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए, जिसकी वजह से हमारे देश की जो कंपनी थी, डोमेस्टिक कंपनी थी, वो उनको सरकार ने क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर दिया। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हमारी कंपनियां क्या हो जाती? बर्बाद हो जाती। तो सरकार ने ये भी काम किया कि जो अपनी डोमेस्टिक जो कंपनीज है उसको बचाने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए जो इंपोर्ट करते थे उस पर क्या लगा दिए? बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाती है। इंपोर्ट्स मतलब दूसरे देशों से जो सामान खरीदते थे। सच प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट हेल्प्ड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू ग्रो। तो इसकी वजह से जो टैरिफ्स जो लगाए थे, इससे हमारा पब्लिक सेक्टर भी ग्रो करता है, मतलब जो कंपनी सरकार के अंडर में थी वो भी ग्रो करती हैं, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। As savings and investment were growing in this period, bulk of these industries like electricity, railways, steel, machineries, communication could be developed in the public sector। तो आपको देखने को मिलेगा इस समय पे सेविंग्स भी बढ़ रही थी, लोगों के पास पैसा भी आ रहा था, साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा था जगह जगह पर। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था? बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस समय पर डेवलप होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाली इंडस्ट्रीज, रेलवे बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, स्टील इंडस्ट्री डेवलप होती है, बहुत सारी स्टील प्लांट लगाए जाते हैं फॉरेन कंपनीज की सहायता से। मशीन बनाने वाली कंपनीज डेवलप होती हैं, कम्युनिकेशन की कंपनीज डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेंगी, और ये भी पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक मतलब सरकारी जो कंपनियाँ थी वो इन चीज़ों को डेवलप कर रही थी। इंडीड सच ए पुश फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क्ड ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज डेवलपमेंट। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो हमने ध्यान दिया था, ये जो हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है इंडिया के डेवलपमेंट में। टर्निंग पॉइंट मतलब एक बड़ा निर्णायक मतलब डिसीजन साबित होता है। इसकी वजह से इंडिया के डेवलपमेंट को क्या मिल जाती है? डेवलपमेंट की गाड़ी को एक रफ्तार मिल जाती है और इंडिया एक डेवलपमेंट की पटरी पर दौड़ पड़ता है। इट इज़ हाउएवर हैड इट्स प्रॉब्लम्स एज वेल। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, यहाँ पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। क्या प्रॉब्लम थी? नंबर 1, इंडिया वाज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। तो आपको देखने को मिलेगा जब तो हमारा देश आज़ाद हुआ ही था तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर जो यूरोपियन कंट्री थे, अमेरिका जैसे कंट्री थे, और आपके यूरोप के जो कंट्रीज थे, ठीक है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस थे। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता था? उनसे टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती थी। अब टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए इंडिया, देखो हर सरकार के पास अपना रिजर्व होता है, पैसे का खजाना होता है। हमारे पास भी रिजर्व है, उसको हम बोलते हैं फॉरेक्स। क्या बोलते हैं? फॉरेक्स रिजर्व, जो RBI होल्ड करके रखती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करके रखती है। अगर मान लो हमें विदेशों से कोई चीज़ खरीदनी है तो जो पैसा है वो कहाँ से जाता है? इस रिजर्व से जाता है, फॉरेक्स। तो इनको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। विदेशों से अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है, विदेशों से हमें अगर कोई ट्रेड करना है, इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो हम किस अकाउंट से करते हैं? इसी अकाउंट से करते हैं, फॉरेक्स। तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं, टेक्नोलॉजी में पिछड़े हुए, तो हमें क्या हुआ? हमें मतलब टेक्नोलॉजी को खरीदना पड़ा ग्लोबल मार्केट से, और उसके लिए हमें अपनी फॉरेन एक्सचेंज को खर्च करना पड़ा।
तो सिंपल सी बात है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज लूम्ड लार्ज। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इसमें इन्वेस्टमेंट अब बहुत ज़्यादा हो रहा था। पहले 5 ईयर प्लान में तो हम किस पर फोकस कर रहे थे, एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे थे, मगर सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है, लोग बाग किस में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, लोग इंडस्ट्रीज में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर को भूल गए थे। तो इसकी वजह से आपको पता है फूड शॉर्टेज हो जाती है, खाने की समस्या हो जाती है, और ये बहुत बड़े लेवल पर हो जाती है। द इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर रियली वेरी डिफिकल्ट। अब इंडिया के जो प्लानर्स थे, इंडिया की जो प्लानिंग करने वाले जो लोग थे, उनको ये बड़ी समस्या आ रही थी कि यार कैसे बैलेंस करें कि हम एग्रीकल्चर को भी साथ लेके चलें, इंडस्ट्री को भी साथ लेके चलें। यहाँ पर इनको बड़ी समस्या फेस करनी पड़ती है। पहले 5 ईयर प्लान में तो इन्होंने एग्रीकल्चर पर फोकस किया, मगर वहाँ पर जब तक अच्छे रिजल्ट आते हैं, वहाँ पर मतलब सिंपल सी बात है, पहला 5 ईयर प्लान बनाया है, तो उसके बाद ये एनालाइज करते हैं कि हाँ इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन्होंने दूसरे में किस पर ध्यान दे दिया, इंडस्ट्री पर ध्यान दे दिया। तो इसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो हमारे प्लानर्स थे, इन दोनों को बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत इनको आ रही थी। थर्ड प्लान वाज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड से ज़्यादा मतलब थर्ड प्लान था वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, उसमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया था। मगर आपको पता ही है थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद फोर्थ जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें हमें दिक्कत आती है। क्रिटिक्स पॉइंटेड आउट दैट प्लान स्ट्रेटेजीज फ्रॉम दिस टाइम अराउंड डिस्प्लेड एंड अनमिस्टेकेबल अर्बन वाइज। तो मतलब जो आलोचक थे, आलोचक क्रिटिक्स का मतलब आलोचक जो होते हैं, तो मतलब सिंपल सी बात है, हर गवर्नमेंट के डिसीजंस की कुछ लोग तो आलोचना करते ही करते हैं, और वो अच्छी भी बात है, क्योंकि सरकार को पता भी तो चलना चाहिए कि सरकार क्या गलती कर रही है। तो क्रिटिक्स जो थे उन्होंने मतलब आलोचना की कि यार ये जो सरकार की स्ट्रेटेजी है, ये सरकार जो है ये अर्बन एरियाज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, सिटीज़ के डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लगी होती हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पर किया जा रहा था, अर्बन एरियाज़ के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो क्रिटिक्स का यही मानना था कि ये जो प्लानिंग की जा रही है इस समय पर, यहाँ पर मतलब अर्बन वाइज है, अर्बन वाइज मतलब अर्बन एरियाज़ के डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रीज अर्बन एरिया में ही लगाई जाती हैं। अदर्स थॉट दैट इंडस्ट्री वाज रॉन्गली गिवन प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर। कुछ लोगों का मानना ये था कि ये जो इंडस्ट्री है इसको प्रायोरिटी गलत दी गई है। प्रायोरिटी मतलब ये एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं कर रहे, प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, पहले मतलब किसको डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का यही मानना था कि इंडस्ट्री को अभी सरकार को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए थी, पहले हमें एग्रीकल्चर पर ही फोकस करना चाहिए था। ये जो इंडस्ट्री को अब सेकंड 5 ईयर प्लान में प्रायोरिटी दी जा रही है, डेवलपमेंट करने की प्रायोरिटी दी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। देयर वर ऑल्सो दोज हु वांटेड फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज रादर देन हैवी वंस। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि भाई अगर आपको इंडस्ट्रीज पर ही फोकस करना था तो आप हैवी इंडस्ट्रीज की बजाय आप कैसी इंडस्ट्रीज पर फोकस करते, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज। आप एग्रीकल्चर से संबंधित इंडस्ट्रीज पर फोकस करो ताकि एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट हो और इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो। मगर आपने एग्रीकल्चर रिलेटेड की जगह पर किस पर फोकस किया गया है, हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्री मतलब जैसे स्टील मेकिंग कंपनीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो ये लोगों का मानना था, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें मतलब यहाँ पर बताते हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे पीसी महालनोबिस। तो ध्यान रखना सेकंड 5 ईयर प्लान में मेनली फोकस किस पे था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस था, ठीक है ना। पीसी महालनोबिस जो कि मतलब हम कह सकते हैं कि चीफ आर्किटेक्ट हैं जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान बनाता है। तो इनका जन्म 1893 में हुआ था और डेथ हुई थी 1972। तो ये साइंटिस्ट भी थे और ये स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक महान स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो ना आप, तो ये उनके मतलब बहुत बड़े मतलब क्या थे, स्टैटिस्टिशियन थे। मतलब इनको बहुत ज़्यादा इस मामले में नॉलेज थी, किसके बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी शायद, उसके बारे में इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और वर्ल्ड में एक रेप्यूटेटेड पर्सन थे ये हमारे पीसी महालनोबिस, ठीक है। ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो जो भारत का इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उसके फाउंडर भी कौन है, पीसी महालनोबिस। कब फाउंड किया था, 1931 में। और ये है हमारे आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था उसका पूरा डिजाइन किसने किया था, पीसी महालनोबिस ने किया था। ही वाज सपोर्टर ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्टिव रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये दो चीज़ों को सपोर्ट करते थे। इनके अनुसार देश में बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए अगर देश को डेवलप करना है। दूसरा,
ये जो पब्लिक सेक्टर का रोल भी होना चाहिए, एक्टिव रोल, मतलब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो इसमें सरकार का भी रोल होना चाहिए। ये बिल्कुल इस चीज़ के पक्ष में थे कौन, पीसी महालनोबिस। तो पूछा जा सकता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान किसने डिजाइन किया था, तो आपको बताना है पीसी महालनोबिस। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट किसने, कौन फाउंडर है इसके, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस किस चीज़ के सपोर्टर थे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर के रोल के, एक्टिव रोल के सपोर्टर थे। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का, केरल में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसको और समझ लेते हैं और फिर ये वीडियो हमारा अंत हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया होगा, हाँ 44 मिनट हो गए, थोड़ा वीडियो लंबा है, बनाने में भी मुझे बड़ा वक्त लगा है। तो अब हम देखेंगे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ठीक है। एक तो होती है सेंट्रलाइज्ड और ये है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करे प्लानिंग में, सेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी भाग लें इसमें, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो देखो यहाँ पर एक अंतर है, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, हालांकि बुक में नहीं है। ऊपर वाला जो ये पैराग्राफ है ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बारे में, नीचे वाला जो है ये किसके बारे में, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। चलो दोनों में अंतर समझ लेते हैं एक्स्ट्रा। इन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर कंट्री। तो आपको सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में देखने को मिलेगा जो हमारी केंद्रीय सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो पूरे देश के लिए क्या करती है, प्लानिंग करती है। और आपको पता है हमारे देश में कौन था देश के लिए प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग कमीशन। तो ध्यान रखना सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश की प्लानिंग करेगी। द टारगेट्स एक्सपेंडिचर ETC आर फिक्स्ड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कितना एक्सपेंडिचर करना है, किस किस जगह पे एक्सपेंडिचर करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्लीमेंट द प्लान। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ प्लान को लागू करना है, बनाना नहीं है। पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एजेंसीज हैव नो रोल इन प्लानिंग। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जो लोकल बॉडीज होती हैं, पंचायत, म्यूनिसिपलिटीज़, इनका भी कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में जो सारी की सारी प्लानिंग है वो कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। लोकल बॉडीज़ को यहाँ पर कोई भी एक्सेस नहीं है प्लानिंग करने का। ये चीज़ है सेंट्रल प्लानिंग के वाले में। इसके अपोजिट है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब है जो मतलब पावर्स हैं उनको क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, पावर्स को एक जगह पर केंद्रित कर लेना। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग में प्लानिंग करने की पूरी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब देखो इन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ईच यूनिट मेक्स इट्स ओन प्लान। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में आपको देखने को मिलेगा हर यूनिट, अब यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो या पंचायत हो, म्यूनिसिपलिटीज हो, सब अपना अपना क्या करती हैं, प्लान बनाती हैं। तभी तो बोलते हैं इसको डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इसको हम बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। मतलब प्लानिंग कहाँ पे की जा रही है, बॉटम लेवल पर। हम बॉटम लेवल को डेवलप करेंगे तो टॉप लेवल अपने आप डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, टॉप टू बॉटम अप्रोच। ऊपर वाले प्लानिंग करेंगे और वो फिर उसका फायदा धीरे धीरे करके नीचे तक पहुँचेगा। ये है इन दोनों में अंतर। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग ध्यान रखना, यहाँ पर सब अपना अपना प्लान बनाते हैं, हर यूनिट अपना प्लान बनाती है। पंचायत, म्यूनिसिपलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन प्लानिंग। तो सबका अपना अपना क्या होता है, प्लान होता है। और प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी प्लानिंग कहाँ है, बॉटम से टॉप की तरफ हम प्लानिंग कर रहे हैं। सेंट्रलाइज में क्या है, टॉप से बॉटम की हम प्लानिंग कर रहे हैं। दीज प्लान्स ऑफ स्टेट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द सेंट्रल प्लान। तो ये जो स्टेट के जो प्लान होते हैं इसी के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान बनाती है। इन डिसेंट्रलाइज्ड प्लान ऑल हैव गॉट इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर सबको क्या मिलता है, बराबर जिम्मेदारी मिलती है। तो बताओ कौन सा वाला सिस्टम बढ़िया है, भाई सिंपल सी बात है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाला सिस्टम बढ़िया है। क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अलग अलग होती है। अब ऐसे थोड़ी है सेंटर ने जो बोल दिया कि भाई सबको हम बराबर बराबर पैसा बांटेंगे, तो हो सकता है किसी स्टेट को ज़्यादा पैसे की जरूरत हो, किसी को बिल्कुल कम की जरूरत हो। तो यहाँ पर जरूरत के हिसाब से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या होता है, जब लोकल लेवल पर आप प्लान करोगे तो सिंपल सी बात है, जो समस्याएं वो लोकल गवर्नमेंट ही बताएंगे हमें यार क्या क्या समस्याएं। तो प्लानिंग हमेशा बॉटम टू टॉप होनी चाहिए। बॉटम से टॉप प्लानिंग जब हम करते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, ग्रास रूट लेवल पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, काम करने वाले हैं। ओके, तो अब ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का केरल वाला एग्जाम्पल है, ये हम देखते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लानिंग ऑलवेज हैज़ टू बी सेंट्रलाइज्ड, नॉर इट इज़
नॉर इज इट दैट प्लानिंग इज ओनली अबाउट बिग इंडस्ट्रीज एंड लार्ज प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि सारी प्लानिंग जो है सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, सारी की सारी प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ये जरूरी नहीं है कि प्लानिंग करते समय हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर ध्यान देने की जरूरत है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल को अब यही तो बात है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग नहीं करेगी। इसमें प्लानिंग कहाँ से शुरू होगी? इसमें प्लानिंग होगी लोकल गवर्नमेंट से, प्लानिंग स्टार्ट होगी, स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग करेंगे और उसी के हिसाब से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करेगी। और इसमें यह भी जरूरी नहीं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जाए। द केरला मॉडल इज द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टेड बाय द स्टेट ऑफ केरला। तो केरला मॉडल किसको कहा जाता है? अब केरला की जो गवर्नमेंट है, केरल की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए क्या किया? एक रास्ता अपनाया प्लानिंग का। तो ये जो इन्होंने रास्ता जो अपनाया था प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए, जो इन्होंने प्लान जो बनाया था, उसी को हम क्या बोलते हैं? केरल मॉडल बोलते हैं, केरला मॉडल बोलते हैं। तो इन्होंने किस किस चीज़ पर फोकस किया था? ध्यान रखना, केरल का जो मॉडल है ये किसका एग्जाम्पल है? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का एग्जाम्पल है। देयर हैज़ बीन फोकस इन दिस मॉडल ऑन एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी एलिवेशन। तो केरल का जो मॉडल था उसमें किस किस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा था? एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है, लैंड रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया जा रहा है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया जा रहा है, गरीबी हटाने पर ध्यान दिया जा रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और इन पर फोकस करने की जरूरत नहीं। यही तो कहा जा रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्लान करे, और ऐसा ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी प्लानिंग कर सकती हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हम ऑटोमेटिकली प्लान डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो यही जो केरल की जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी एलिवेशन पर जो फोकस किया था, यही है केरल मॉडल। क्या है? और केरल मॉडल एग्जाम्पल है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का। Despite low per capita incomes and relatively weak industrial base, Kerala achieved nearly total literacy, long life expectancy, low infant and female mortality, लो बर्थ रेट्स, हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर। तो आपको देखने को मिलेगा केरल में पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, मतलब प्रति व्यक्ति आय कम थी, और यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस नहीं था, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं थी। इसके बावजूद भी आपको देखने को मिलेगा केरल ने टोटल लिटरेसी अचीव कर लिया। आज की डेट में भी आप अगर देखो तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको कहाँ मिलेंगे? केरल में मिलेंगे सबसे ज़्यादा। यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई लोगों की, मतलब जो एवरेज जीने की जो एवरेज लाइफ होती है वो बढ़ गई यहाँ पे। लो इन्फेंट, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं शुरुआत में मर जाते हैं, तो वो जो बच्चों की मरने की रेट है इन्होंने क्या कर दी? कम कर दी। फीमेल मोर्टिलिटी रेट भी कम कर दी, मदर जो मतलब डेथ हो जाती है बच्चा देने के बाद। लो बर्थ रेट, मतलब बच्चे जो पैदा करते हैं कई स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि उनकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट भी क्या लोगों की? कम है। मेडिकल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लगभग बहुत ज़्यादा हर किसी को मेडिकल केयर का एक्सेस है। तो ये सारी चीज़ें केरल ने अचीव की थी अपने केरल मॉडल के थ्रू। Between 1987 and 1991, the government launched new democratic initiative। तो केरल की जो गवर्नमेंट है 1987 से 1991 के बीच में इन्होंने एक न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव लॉन्च किया, विच इन्वॉल्व कैंपेन्स फॉर डेवलपमेंट। और यहाँ पर क्या किस पर ध्यान दिया जा रहा था? कि यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे थे कि हमें डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, इंक्लूडिंग टोटल लिटरेसी स्पेशली इन साइंस एंड एनवायरनमेंट। लोगों को फुली एजुकेट करना है, किसके बारे में? साइंस के बारे में एजुकेट करना है, इन्वायरमेंट के बारे में एजुकेट करना है। तो ऐसे कैंपेन्स चलाने हैं डिजाइन टू इन्वॉल्व पीपल डायरेक्टली इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज थ्रू वॉलंटरी सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर जो ये कैंपेन चलाया जा रहा था, इसका पर्पज यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लानिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि लोग जुड़ेंगे तो ही हम मतलब अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्लान्स को। The state has taken initiative to involve people in making plans at पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो देखो कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर जो केरल की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस इनिशिएटिव के तहत क्या किया कि जो लोग थे उनको जोड़ा अपने साथ। किस में जोड़ा? प्लान बनाने में, पंचायत लेवल पर प्लान बनाने में लोगों को जोड़ा, ब्लॉक लेवल पर प्लान बनाने पर लोगों को जोड़ा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान बनाने के लिए वहाँ के लोगों को जोड़ा। तो सिंपल सी बात है, आप जिस एरिया में प्लान बना रहे हो तो वहाँ के लोगों को जोड़ो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर फोकस किस पर किया जा रहा है? बॉटम टू टॉप अप्रोच पर फोकस किया जा रहा है। इसीलिए ये मॉडल क्या रहता है? सक्सेसफुल रहता है। और ये एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का। तो प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए? डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। एक ही
गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है और लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, इसलिए इसमें टाइम भी लगा था। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो चीज़ों को समझने के लिए समय आपको लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4-5 पॉइंट पढ़ने से हमारी पॉलिटिकल साइंस नहीं निकलने वाली है, तो आप तो चीज़ों को समझो बस, है ना। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।